स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में जैसे कि प्रॉमिस करा था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। तो हम हाजिर हैं ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चंस के साथ। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चंस को। ओके, सो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट्स बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेगा, रिसोर्स को इकट्ठा या असेंबल करने में मदद करता है, और चाहे ह्यूमन एफर्ट्स हो चाहे डिफरेंट फिजिकल रिसोर्सेज हो, उनको एक इंटीग्रेशन या यूनिफाइड मैनर में क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। ओके, ताकि हम उनके यूटिलाइजेशन से, प्रॉपर यूटिलाइजेशन से स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें। तो कौन सा प्रोसेस है? तो आंसर विल बी ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर एक्चुअल में यस, ऑर्गेनाइजिंग में जी मेंशन नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिख देते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओहो गलती पर गलती। चलिए, सो ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है। ऑर्गेनाइजिंग की मदद से हम ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स को इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मैनेजर क्या करता है, जिसके जरिए से ऑर्डर स्टैब्लिश करेगा आउट ऑफ क्योस, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, सही चीजें प्रॉपर ऑर्डर मतलब प्रॉपर मैनर में होंगी, कॉन्फ्लिक्ट रिमूव हो जाएगा काम करने वाले लोगों के बीच। ठीक है, क्योंकि जिसकी भी काम है या जिम्मेदारी है वो पता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मदद करती है जो टीम वर्क के लिए सूटेबल है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑर्गेनाइजिंग कैसा प्रोसेस है? मैनेजर क्या करेगा, ये सारी चीजें एक्चुअल में क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। मतलब प्रॉपर मैनर में काम होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में क्या है पता है, अपनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, और एक्चुअल में टीम वर्क के रिगार्डिंग एक सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, इट इज डिफाइंड एज ए फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। इनमें से एक्चुअल में किस स्टेटमेंट को एज अ फ्रेमवर्क हम कॉल करते हैं, जहां पर जिसके अकॉर्डिंग मैनेजर और ऑपरेशनल एक्टिविटीज कैसे होंगी, या क्या क्या मैनेजर एंड ऑपरेटिंग टास्क हैं, या किस तरीके से परफॉर्म करे जाएंगे, वो बताए जाते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ दी अबव। सो जल्दी से आंसर करिए, कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क कैसे परफॉर्म होंगे वो बताया जाता है? यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। Question number 4, it refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior। मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, तो बताया था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर एक सुपीरियर मैनेज कर सकता है प्रॉपर्ली? द आंसर इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि स्टेटमेंट पढ़कर आपके माइंड में आंसर आ जाए, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होगी आप ऑप्शन में। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जैसे जैसे मैनेजमेंट का मतलब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएंगे? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ रहा है, मैनेजर की कैपेबिलिटी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करने की इंक्रीज हो रही है, सो एक्चुअली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, इफ द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट विल इंक्रीज देन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट्स लिमिटेड इज अ कंपनी जो मेटल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। काम को बांटा गया है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। तो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है? कैसे डिपार्टमेंट बढ़े, किस बेसिस पर? ऑपरेटिव फंक्शन के बेस पर। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का अलग, परचेज का अलग। कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शन के बेस पर बांटे जा रहे हैं ना डिपार्टमेंट। आंसर विल बी यस, बिल्कुल फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मिलेगा? मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन किस पे मिलेगा? फंक्शनल में हॉरिजॉन्टल, नेटवर्क, या डिविजनल? एक ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशन में कैसे स्पेशलाइज होंगे, एक काम में कैसे स्पेशलाइज होंगे? देन आंसर विल बी फंक्शनल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, identify the type of organizational structure which makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skill। कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग आसान होती है? क्योंकि फोकस सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पर है, मतलब आपको लिमिटेड एक्चुअल में क्या करना है, एरियाज पे उनको ट्रेन करना है या नॉलेज इम्पार्ट करनी है। तो आंसर विल बी फंक्शनल, क्योंकि एक स्पेसिफिक फंक्शन के रिगार्डिंग आपने क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो ज़्यादा सूटेबल है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज हो और एक्टिविटी डाइवर्सिफाइड हो और ज़्यादा डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर एक हिंट क्या मिलेगा, डाइवर्सिफाइड, मतलब एक्चुअल में अलग अलग एक्टिविटीज़ या अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो कौन सा
स्ट्रक्चर सूटेबल रहेगा डिविजनल। ओके, जब भी बिजनेस डाइवर्सिफाई हो जाएगा, प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, कंपनी फंक्शन से शिफ्ट या स्विच कर जाएगी डिविजनल पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैन पावर को डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं कंपनी में उसके बेसिस पर ग्रुप या डिवाइड करा जाता है। सिंपल, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो आंसर एक्चुअली में 9 और 10 का सेम है, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके लिहाज से क्या आंसर होगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है, बिल्कुल सही बात है। मैनेजर का डेवलपमेंट डिफिकल्ट होगा, चलिए अभी और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना इजी होगा परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। हाँ भाई, काम बटा हुआ है, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम जिसने करना है उसको पता है, अगर परफॉर्म नहीं हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है मेंटेन करने के लिए, यस भाई सी और डी और ए बिल्कुल सही था। डाउट किस में था, बी में। और डाउट क्यों था, क्योंकि सी एंड डी ऑप्शन देखे नहीं थे, सी एंड डी ऑप्शन देख लिए, तो मैनेजर का जो डेवलपमेंट है वो डिफिकल्ट है। फीचर है क्या ये, नहीं, ये तो लिमिटेशन है ना, मैनेजर का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या है, ये फीचर नहीं है। हालांकि फंक्शन स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकते हैं, इसको मेंटेन करना इकोनॉमिकल होता है क्योंकि सिर्फ फंक्शन के बेस पे बनना है, एक ही लाइन में डील कर रही है कंपनी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना यस आसान होगा क्योंकि एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा फंक्शनल स्ट्रक्चर की मेरिट नहीं है, एडवांटेज नहीं है या फिर डिसएडवांटेज है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करेगी विद इन अ डिपार्टमेंट के बीच कंट्रोल हो, कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज की आसान होगी क्योंकि फोकस लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल पर होगा। ये एंश्योर करती है कि डिफरेंट प्रोडक्ट को अटेंशन मिले या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आएगा। भाई फंक्शन में तो फंक्शन के बेस पे डिपार्टमेंट बन रहे हैं ना, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जो वन लाइन में डील कर रही है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट को कैसे अटेंशन मिलेगी, प्रोडक्ट तो एक ही बनना है ना, तो कौन सा मेरिट नहीं है, ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऋषभ एक क्रिएटिव हेड है एंटरटेनमेंट कंपनी का, वो हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करता है कि काम डिवाइड होना चाहिए, मतलब स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप के अंदर रखना चाहिए एक साथ। ठीक है, कौन सा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का जो यहाँ बात करी जा रही है, काम को बांटकर और सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को क्या करना है, एक जगह इकट्ठा करना है। तो किसकी बात हो रही है, कौन सा स्टेप है, एक्चुअल में क्या है, एंड ऑल्सो द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। सो एक्चुअल में क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। वर्क डिवाइड हो चुका है और फिर ये देखना कि सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को एक जगह ग्रुप ओवर करना है, सो क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, इंडिगो लिमिटेड के पास 300 लोगों का स्टाफ है जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट रखा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है कि 100 लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, 150 लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में, 20 लोग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, 30 HR डिपार्टमेंट में। कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है भाई, जिक्र सिर्फ काम फंक्शन का हो रहा है, ऑपरेशनल फंक्शन उसमें बता रखा है कि कितने कितने लोग अलग अलग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। सिंपल, क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। यस बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है डिविजनल का, कौन सा एडवांटेज नहीं है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा, जाहिर सी बात है भाई, एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें रेगुलेट करनी है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। डिफरेंट फंक्शंस को अटेंशन मिले, क्या इस चीज़ पर फोकस करता है, नहीं, डिफरेंट फंक्शन को फोकस नहीं मिलते, डिफरेंट प्रोडक्ट को अटेंशन मिलती है। जबकि फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन आपको लेना है। सो यू आर नॉट, वी कैन से सपोज कि अपने दूसरे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या हेड से कंसल्ट करना है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में मदद करेगा। सो विच इज नॉट अ मेरिट दैट इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा डीमेरिट नहीं है डिविजनल का, मतलब डीमेरिट नहीं है ये बताना, डिसएडवांटेज कौन सी नहीं है। एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है भाई, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंट क्रिएट करने ज़्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंसिव है, ये तो एक्चुअल में क्या है, डीमेरिट है। ऑल फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट, जितने भी फंक्शंस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है उनको एक डिपार्टमेंट में इंटीग्रेट करा जाता है, ये एक्चुअल में डीमेरिट है। यस डीमेरिट है, सॉरी डीमेरिट नहीं है, तो यही तो पूछा है कौन सी डीमेरिट नहीं है। सो ऑप्शन बी, कैसे, ऑप्शन सी पढ़ो। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं क्योंकि जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, अलग अलग डिवीजन का अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, तो उसके रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अथॉरिटी जो मैनेजर्स को प्रोवाइड करी गई है सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने के रिगार्डिंग, हो सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग निकलें, वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल ना करें, तो कौन सा, सॉरी एक्चुअल में
कौन सा डीमेरिट नहीं है, तो ये एक्चुअल में क्या है, डीमेरिट नहीं है कि जितने भी फंक्शंस हैं वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हम एक जगह इंटीग्रेट कर देते हैं, ये एडवांटेज है ना कि डिसएडवांटेज। पूछा कौन सा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, सही सीक्वेंस बताना है ऑर्गेनाइजिंग, बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, BCD दोनों में है। फिर इसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, किस में है, डिपार्टमेंटलाइजेशन सिर्फ ऑप्शन बी में है आइडेंटिफिकेशन के बाद, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा डीमेरिट नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, ओके, डीमेरिट नहीं है। फंक्शन में ज्यादा फोकस किस पर होता है, ऑन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय अ फंक्शनल हेड देन ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, अपने फंक्शन पे ज्यादा फोकस करेगा, जनरल ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव पर इतना फोकस नहीं होगा, सही बात है, ये एक डीमेरिट है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है डिपार्टमेंट्स के बीच क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहेगा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट चाहेगा नेगोशिएशन के बेस पर अच्छे वी कैन से क्वालिटी मटेरियल परचेज कर सकें, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन लीड कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ये तो क्या है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। ऑप्शन डी भी देख लो, ऑप्शन डी क्या है, डिफिकल्टी होगी कोऑर्डिनेशन ब्रिंग करने में क्योंकि जो इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं क्या हो सकते हैं, डेविएट हो सकते हैं, तो ये तो डिसएडवांटेज है। कौन सा डिसएडवांटेज नहीं था, इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, दिस इज अ फीचर और एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, लक्ष्य को टास्क दिया गया है फॉर अरेंजिंग 5-day कॉन्फ्रेंस फॉरेन डेलीगेट्स के साथ अरेंज करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग हो इवेंट की, इसके लिए उसने क्या करा, 2 लोगों को कोऑर्डिनेटर्स के बतौर काम दिया है, सारी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोसीजर है, एक्टिविटीज़ हैं, रिफ्रेशमेंट क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना। तो कौन सा फंक्शन है जो लक्ष्य कैरीड आउट कर रहा है, भाई पहले ही प्लान हो गया कि एक्चुअल में क्या है, कॉन्फ्रेंस होगी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, अब उसको कैसे, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस पर काम कर रहा है, तो क्या है, ये लक्ष्य ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रहा है और करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है फॉर्मल का, फीचर नहीं है, रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है वेरियस जॉब पोजीशंस के बीच, सही बात है भाई, एक्चुअल में क्या पोजीशन बताता है कि एक पर्सन की जो कहीं ना कहीं रिलेशन वो दूसरे से कैसी है, वो रिलेशन जॉब पोजीशन के बेसिस पर है। जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज है वो ग्रुप नॉर्म से इवॉल्व होता है, ग्रुप के बेसिस पर एक्चुअल में क्या करा जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। और थर्ड क्या है, डेलिबरेटली डिजाइन करती है टॉप मैनेजमेंट, जस्ट बिल्कुल ये लेस एम्फेसिस पुट करती है इंटरपर्सनल रिलेशन पर एम्प्लॉयज के, मतलब ह्यूमन इमोशन को कंसीडर नहीं करती, बहुत कम फोकस होता है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा फीचर नहीं है, ऑप्शन बी, यहाँ पर जो डिसीजन है वो ग्रुप बेसिस पर या ग्रुप नॉर्म्स पर नहीं लिए जाएंगे, वो एक्चुअल में एग्जैक्ट चीजों को कंसीडर करते हुए लिए जाएंगे। ये फीचर किसका है, इनफॉर्मल का है, फॉर्मल का फीचर नहीं है, सो ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैरिट नहीं है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, इज नॉट अ मैरिट, मतलब या फिर डीमैरिट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान है, गलती हो रही है तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन अकाउंटेबल होगा, बिल्कुल सही बात है, इट इज अ मैरिट। स्केलर चेन फॉलो होती है, इट इज ऑल्सो मैरिट, फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर, इफेक्टिव अचीवमेंट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल का, सही बात है, मैरिट है। फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रैपिड फीडबैक, तेजी से हमें इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का मौका मिलेगा, फीडबैक रैपिड होगा नहीं, क्योंकि हमें स्केलर चेन को फॉलो करना है, तो स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिले हो जाती है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना एक डिपार्टमेंट से, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्केलर चेन का इस्तेमाल करना है, तो फीडबैक हमें बहुत इमीडिएट या रैपिड नहीं मिलता है, ये डीमैरिट है, मैरिट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी डीमैरिट नहीं है फॉर्मल की या मैरिट है, प्रोसीजर डिले हो सकते हैं, ये क्या है, डीमैरिट है, हाँ भाई प्रोसीजर इतना डिटेल है कि उसको फॉलो करोगे तो देरी हो जाएगी। इट में लीड टू स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, र्यूमर्स क्रिएट करने में मदद करती है, क्या फॉर्मल नहीं, कौन सी डीमैरिट नहीं है, ये डीमैरिट थोड़ी है, र्यूमर्स किस में क्रिएट होती है, इनफॉर्मल में। साथ के साथ देखो रिजिडली एक्चुअल में क्या कर जाएंगे, जो पहले से ही पॉलिसी ले डाउन है उसको फॉलो करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस काम पर होगा ना कि रिलेशन पर, सारे स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही नहीं है, इट में लीड टू स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, इट इज नॉट अ डीमैरिट, डीमैरिट नहीं है, ये किसकी डीमैरिट है, इनफॉर्मल की डीमैरिट है। क्वेश्चन 23, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इनफॉर्मल का, नहीं है, फॉर्मल से ओरिजिनेट होता है, बिल्कुल सही बात है। बिहेवियर जो है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर वो हम ग्रुप नाम से करते हैं, ये बिल्कुल एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये चीज़ हमने देखी थी। स्केलर चेन ऑफ कमांड को नहीं फॉलो करा जाता है, सही बात है। इसको टॉप मैनेजमेंट क्या डेलिबरेटली क्रिएट करता है, नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है, अपनी मर्जी से हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल रिलेशन बनाते हैं, तो ये फीचर नहीं है। ये फीचर किसका है, ये फीचर फॉर्मल का है।
क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी मेरिट नहीं है इनफॉर्मल की? फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन होगा इन्फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है ना, यू आर नॉट सपोज टू फॉलो द स्केलर चेन ऑफ कमांड, बिल्कुल सही ये फीचर है। सोशल नीड फुलफिल होंगे क्योंकि इनफॉर्मल में ज्यादा फोकस किस पे करा जाता है? पर्सनल नीड्स को कंसीडर करा जाता है, पर्सनल इमोशंस को कंसीडर करा जाता है। इनमें इन एडुकेसीज को फुलफिल नहीं कर सकते फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब क्या है, जो भी इन एडुकेसीज हैं, जो इनसफिशिएंसी है, वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल। कौन सी मेरिट नहीं है, कौन सी डीमेरिट है? क्या होगा? फास्ट इन्फॉर्मेशन होगी, सोशल नीड्स फुलफिल नहीं करती, तो एक्चुअल में क्या है, कोई भी डीमेरिट नहीं है, सारी ही मेरिट है इनफॉर्मल की। ओके सॉरी, यस बिल्कुल, मुझे लगा इट डज है, इट डज नॉट है। यस बिल्कुल, इन फॉर्मल की इनएडिक्वेसी को फुलफिल करने में मदद नहीं करती है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जो मेरिट नहीं है इनफॉर्मल की। देखो नॉट वाले चीजों को ध्यान से, ये पूछा कि कौन सी मेरिट नहीं है, मतलब डीमेरिट कौन सी है। क्वेश्चन 25, इनमें से कौन सी डीमेरिट नहीं है इनफॉर्मल की? र्यूमर्स क्रिएट होंगे, ये लिमिटेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंस काम को दी जाएगी, मोर इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड वर्क नहीं, मोर स्ट्रेस किस पे दिया जाता है, मोर फोकस एंड इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? पर्सनल इमोशंस को। हालांकि चेंजेस को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग इतने इनफॉर्मल हो चुके हैं ना, फ्रेंडली हो चुके हैं आपके साथ के साथ साइकोलॉजिकल प्रेशर पुट करेगा मेंबर्स के रिगार्डिंग, बिल्कुल सही है। कौन सी डीमेरिट नहीं है? ऑप्शन बी, ठीक है। ज्यादा तवज्जो किस पे दी जाती है? पर्सनल इमोशन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पे, ना कि काम पर। क्वेश्चन 26, इनमें से बहुत ही आसान सवाल, कौन सा एलिमेंट नहीं है डेलीगेशन का? ऑप्शन डी, डिसेंट्रलाइजेशन। 3 एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन विच लिंक द वेरियस जॉब पोजीशन। इनमें से कौन सी एक्चुअल में वी कैन से कॉन्सेप्ट है जो स्केलर चेन से अराइज होगा, वेरियस जॉब पोजीशन से और लेवल से? क्या चीज अराइज होती है? अथॉरिटी। हमें जो पार मिलती है वो किसके लिहाज से, कम या ज्यादा पार किस पे डिपेंड करती है? हमारी जॉब पोजीशन पर या किस लेवल पर हम काम कर रहे हैं, उस लिहाज से हमारी अथॉरिटी क्या करेगी? डिपेंड करती है। क्वेश्चन 28, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की। जैसे हम आगे ऊपर जाएंगे मैनेजमेंट हायरार्की में तो अथॉरिटी क्या होगी, कैसे फ्लो होती है? सॉरी, बॉटम टू टॉप नहीं, क्वेश्चन क्या है? अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की। जैसे ऊपर जाएंगे तो अथॉरिटी क्या होगी? बॉटम टू टॉप डिक्रीज होगी, इन ऑल डायरेक्शन या नन ऑफ द अबव। अगर हम ऊपर जा रहे हैं हिरार्की में तो अथॉरिटी क्या होती है? फ्लो कैसे होती है? इंक्रीज होगी ना। मिडिल लोअर के पास कम अथॉरिटी, मिडिल के पास ज्यादा अथॉरिटी एज कंपैरिजन टू लोअर एंड टॉप के पास ज्यादा अथॉरिटी एज कंपैरिजन टू मिडिल लेवल। तो एक्चुअली में अथॉरिटी एक्चुअली में क्या है, जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज होती रहेगी। सो नन ऑफ द अबव। हालांकि एक्चुअल में क्या है, टॉप टू बॉटम जाती है, सबसे ज्यादा टॉप के पास, फिर मिडिल के पास, फिर एक्चुअल में क्या है जो हमारा लोअर लेवल है उनके पास जाती है। लेकिन क्वेश्चन किस लिहाज से पूछा? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मैनेजमेंट हायरार्की में तो अथॉरिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इंक्रीज ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा? नन ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, स्कोप ऑफ अथॉरिटी डैश एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की। अथॉरिटी का स्कोप क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मैनेजमेंट हायरार्की में क्या रहेगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। सेम क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है बस। क्वेश्चन 30 इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। ये ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट की कि जो भी इसको ड्यूटी असाइन करी गई है उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करे। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही तो क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होगी? सारे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, अपवर्ड या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मिडिल टॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मिडिल लेवल किसको जवाब रिस्पॉन्सिबल होगा? टॉप किसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या मिडिल के को रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर क्या है जो जिम्मेदारी टॉप की अगर वो फुलफिल नहीं कर पाए तो क्या आंसरेबल मिडिल के रिगार्डिंग होगा? नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन में क्या जाएगी? डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करेगी। कैसे फ्लो करेगी? अपवर्ड फ्लो करेगी। सो यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होगी? अपवर्ड फ्लो होगी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, द सबऑर्डिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू देयर सीनियर्स, ठीक है। अपने जो सबऑर्डिनेट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? किसको जवाब देंगे? किसके रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन है वो अपने सीनियर को बताएंगे। तो कैसे होगी? अपवर्ड फ्लो होगी। 32 क्वेश्चन इज देयर, अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी। जो भी अथॉरिटी एम्प्लॉय को दी जाती है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हम पढ़ चुके हैं ना प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कि A शुड बी इक्वल विद टू R, ठीक है, A एंड R क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन 33, इट हेल्प्स द मैनेजर टू इंश्योर दैट देयर सबऑर्डिनेट डिस्चार्जेस हिज ड्यूटीज प्रॉपर्ली। इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैनेजर की मदद करता है ये इंश्योर करने में कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। क्या है कि अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑथोरिटी कैसे फ्लो होती है, ऑथोरिटी कैसे फ्लो होगी, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है, सॉरी अकाउंटेबिलिटी, सॉरी मुझे लगा ऑथोरिटी। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही चीज़ है। अगर आप जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया तो अकाउंटेबल भी आप ही होगे। तो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है वैसे भी हमारी अकाउंटेबिलिटी भी कैसे फ्लो होगी, अपवर्ड फ्लो होगी। ओके, अपवर्ड मतलब अगर प्लेटफॉर्म वर्कर को काम नहीं कर पाए तो जवाबदेह किसके लिए होंगे, लोअर लेवल। लोअर लेवल किसको जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा मिडिल। मिडिल किसको जवाबदेह होगा, टॉप। तो कैसे जाएगी, अपवर्ड जाएगी। इनमें से कौन से ऐसा एलिमेंट है इनको डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, सॉरी कैन बी डेलीगेटेड, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, ठीक है, पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। विच फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड, किस एलिमेंट को डेलीगेट करा जा सकता है, बिल्कुल सही, अथॉरिटी, कॉन्सेप्ट का नाम ही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन 36, इनमें से कौन से एक्चुअल में एलिमेंट को डेलीगेट नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, अथॉरिटी एंड सॉरी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड, सिर्फ अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते, इसीलिए कॉन्सेप्ट का नाम भी क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कहाँ से अराइज होती है, हमारी फॉर्मल पोजीशन से, जो हमारा लेवल ऑफ जॉब है, पोजीशन है, उसी के लिहाज से हमें पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे ड्राइव्ड होती है, हमारी अथॉरिटी से, फॉर्मल से, अकाउंटेबिलिटी से, या ऑल ऑफ दी अबव। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें मिलती है, हमें जिम्मेदारी जो मिलेगी वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी हमें पावर दे रखी है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे ड्राइव होती है, हमारी अथॉरिटी से। अकाउंटेबिलिटी किससे ड्राइव होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। जो चीज़ हमारी जिम्मेदारी है पूरी नहीं हो तो अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर जनरेट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, लास्ट क्वेश्चन इज देयर। जब डिसीजन मेकिंग पावर रिटेन होती है ऑर्गेनाइजेशन में सेट टू बी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल। जब डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रिटेन है, हायर मैनेजमेंट लेवल, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या है वो पॉलिसी, सेंट्रलाइज है, क्योंकि एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग पावर किसने रिटेन कर रखी है, हायर मैनेजमेंट में। तो कौन सी पॉलिसी है, सेंट्रलाइज पॉलिसी है। ओके, तो ये थे 40 सवाल। ओके, आई होप कि हर एक सवाल आपकी समझ में आया हो और उस पर्टिकुलर सवाल का जो मैंने जवाब आंसर बताया वो क्यों है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए, क्वेश्चन हमने कर लिए कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे डिस्कस, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।